हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग आ रहे होंगे। मैं वेट करता हूँ कुछ लोगों का आने का। तो मुझे बात करनी है फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 5 एज वेल एज पेपर नंबर 1, जो कि हमारे फाउंडेशन में भी है और हमारे इंटरमीडिएट के में ग्रुप 1 में भी ये सिलेबस है। अगर आपके पीछे लिखा हुआ सीधा नहीं दिखता है तो मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर पेपर नंबर 5 एज वेल एज पेपर नंबर 1। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। 1 मिनट, एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑल्सो, but screen recording not deducted. Why? Now start. ओके, ये माइक्रोफोन नहीं कर सकता तो आई पुट इट आउट माइक्रो विदाउट माइक्रोफोन, ओनली मीडिया साउंड, स्टार्ट। ओके, तो हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आपका द CMA अकेडमी चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसा कि इस वीडियो में मुझे बताना है कि पेपर नंबर 5 जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो 100 नंबर का पेपर है हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो कैसे प्रिपेयर करना है ये बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन हमें प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए। हम लोगों ने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं लेकिन अभी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे रिवीजन करना है, साथ ही साथ उसको हमें लर्न भी करना है। इसमें क्या है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो हमको ज़्यादा जो पढ़ाई करनी है उसमें हमें प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा करना है। जो प्राइमरी फोकस जो हमारा रहेगा वो प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद हम अपना थ्योरी पोर्शन पे करेंगे। लेकिन क्या है, थ्योरी भी जो आती है वो 25 मार्क्स की थ्योरी आती है। थ्योरी जो होती है वो 25 मार्क्स की होती है, बाकी जो 75% बचता है वो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी हम फिलहाल वो चैप्टर्स की बात करेंगे जिनकी वेटेज थोड़ी कम है, जिनका वेटेज थोड़ा कम है, हम उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात करेंगे। और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है हॉर्न की या फिर किसी और प्रकार की, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, मैं लोगों को रोक तो सकता नहीं, घर एक ही है। ठीक है, चलो अभी अवॉइड करते हैं फालतू बातों का। अभी मेरे पास इंस्टीट्यूट की, ये इंस्टीट्यूट की बुक है, इंटरमीडिएट की इंस्टीट्यूट की बुक है ये। ठीक है, ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 लिखा है। ठीक, अभी मैं फ़िलहाल इंटरमीडिएट की बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको फाउंडेशन वालों की बताऊँगा, ताकि फाउंडेशन वाले बच्चे ये तो ना कहें कि सर आपने इंटरमीडिएट की बता दी, फाउंडेशन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो अकाउंट में सबसे पहला जो जिनकी वेटेज कम है उसके बारे में बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसकी वेटेज अभी इतनी नहीं है लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम फिर भी इसे पढ़ेंगे। इसकी वेटेज इतनी नहीं है लेकिन हम फिर भी इसे पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे आता हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं। रॉयल्टीज़ चैप्टर है हमारा, स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज़। उसमें भी इसकी वेटेज इतना नहीं है जितना कि अभी हमें जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है उससे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो भी इतना ही वेटेज नहीं है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ज़्यादा वेटेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3-4 चैप्टर थे मैंने आपको बता दिया। अभी फ़िलहाल अब हमको क्या करना है, जो इससे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, जो इससे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उनके बारे में अभी हमें बात करनी है। क्या है इसके बारे में, सबसे पहले जो भी मैंने बताया कि जो ज़्यादा नॉन वेटेज वाले चैप्टर है उनसे ज़्यादा वाले कौन से हैं। पहला है कंसाइनमेंट, सबसे पहले कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और
यूज़ भी होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जो कंसाइनी होते हैं, जो गुड्स को भेजते हैं या कोई स्टॉक भेजते हैं कंसाइनमेंट के तौर पे, वो सारी चीज़ें यहाँ कंसाइनमेंट चैप्टर में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक मैंने अपनी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया कंसाइनमेंट चैप्टर, बट आफ्टर डिसम्बर एग्ज़ाम आई विल ट्राई टू होल सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग टू अपलोड ऑल पर्टिकुलर चैप्टर वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर जो चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर है, और ज्वाइंट वेंचर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, 4 वीडियो बना रखी है। जो 4 वीडियो जो है वो रिलेवेंट है 4 वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो 4 क्वेश्चन जो हैं, साथ ही साथ जो 4 लेक्चर हैं वो आपके लिए रिलेवेंट है। उसमें अगर आप देख लेते हो, अगर आपको उसे रिवीजन भी कर लेते हो, तो आपके लिए वो भी सफिशियंट है। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया इंश्योरेंस क्लेम। मैं स्टडी नोट नंबर 2 बोल रहा हूँ अभी। स्टडी नोट नंबर 2 में चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जिसमें पॉइंट 2.2, 2.3, 2.4 लिखा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम, ये जो 3 चैप्टर अभी मैंने बताया, मैंने आपको नाम, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों चैप्टर में से दो चैप्टर से जरूर पूछेगा। अगर ज्वाइंट वेंचर पूछता है तो कंसाइनमेंट और में आएगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा। अगर वो कंसाइनमेंट नहीं पूछता तो इंश्योरेंस क्लेम का एक अलग क्वेश्चन वो पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हायर परचेज वाला। पिछली बार 2019 दिसंबर में ये चैप्टर नहीं आया था, तो इसे ये मतलब होता है कि इस बार आने के चांसेस हैं। हायर परचेज वाला जो चैप्टर है, पिछली बार वो दिसंबर एग्ज़ाम 2019 में नहीं आया था, तो इस बार क्या है, इस बार आने के चांसेस बनते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग 2019 चैप्टर में नहीं आया था, 2019 दिसंबर में नहीं आया था, लेकिन जून का था, जून में ये थे, लेकिन दिसंबर में नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बार दिसंबर में हायर परचेज और ब्रांच अकाउंट का आना पक्का हो सकता है। कौन सा आ सकता है? देखो, ब्रांच अकाउंट में तीन अकाउंट बनते हैं, 3 डेटर होते हैं, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और एक फाइनल अकाउंट बनता है। स्टॉक अकाउंट बनता है और स्टॉक एंड डेटर अकाउंट बनता है और फाइनल अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट में क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस जैसा बनता है। ठीक है, वो इतना इजी है, लेकिन जो टफ वाला पॉइंट कहाँ पर आता है, स्टॉक एंड डेटर वाले में। स्टॉक एंड डेटर वाले पॉइंट में ज़्यादा टफ पड़ता है, तो वो क्वेश्चन वो वहाँ से पूछ सकते हैं, ना कि स्टॉक अकाउंट से और फाइनल अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वहाँ से भी आ सकता है। एक कंसेप्ट और बचता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, जिसमें हम अपना सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, क्या होता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, बता दो मुझे जरा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जिसमें हम अपना बनाते हैं जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, परचेज लेजर, वहाँ पे ये सब बनता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनने का पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार भी नहीं बना था, इस बार भी वो पक्का बनने के चांसेस हैं। ये थे हमारे मीडियम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि पेपर में 99.9% आने हैं, 0.1% आने के चांसेस नहीं है उसके। ठीक है भाई, 99.9% बोल रहा हूँ, आएगा ही। पहला चैप्टर यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, वो चैप्टर यहाँ पे आने का चांसेस है 10 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा हूँ NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर आने के पूरे चांसेस होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर आने का पूरा चांसेस 10 नंबर का। इजी क्वेश्चन पूछेगा, बट इजी में भी वो एडजस्टमेंट डालेंगे, एडजस्टमेंट में हम लोग यहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन क्या है, एडजस्टमेंट में भी अगर हम बुक रेफ़र करते हैं, इंस्टीट्यूट की बुक, साथ ही साथ अगर हम स्कैनर और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरह से आने वाला है, उसका हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या होते हैं, बार बार पेपर बना के वो थक जाते हैं। वो क्या करते हैं कि
पिछले 5 या 6 साल के जो पेपर होते हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन उठा लिया, बुक से कोई एक दो क्वेश्चन उठा लिया। मेनली जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा बुक की कॉपी होती है, ठीक है, पूरी की पूरी बुक की कॉपी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2019 दिसंबर का पेपर उठा लो, अब बुक में एक एक क्वेश्चन मैच कर लो, क्वेश्चन वही होगा, बट जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है वो चेंज कर देंगे। बाकी जो पूरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन डिट्टो वही की वही रहती है, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब यहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। स्टडी नोट नंबर 5 यहाँ पे बोलता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है। ये भी आपको पता है दो अकाउंट कौन कौन से हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए मैंने, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री सिस्टम, और चौथा हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पार्टनरशिप, जो कि 10 नंबर में या फिर 15 नंबर में आता है। बात मेरी मान लो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हो। 10 से 15 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम आपका ये 45 मिनट एक क्वेश्चन लेता है। कौन सा? पार्टनरशिप, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ कौन कौन से चैप्टर बोले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बताता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे स्टडी नोट नंबर 3, स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 5 और स्टडी नोट नंबर 6। ये 4 जो स्टडी नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टडी नोट ही आपको 40 मार्क्स से 50 मार्क्स दिला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। उसके बाद अगर आप 40 मार्क्स की वेटेज क्लियर कर लेते हो, बचता है 25 मार्क्स। मैं आपको पास कराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अभी पहले एग्जाम क्लियर करने की बात कराता हूँ, ठीक है। 40 मार्क्स अगर आप यहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक, 25 मार्क्स की भाई एमसीक्यू भी आती है, जिसमें एमसीक्यू होता है, ट्रू फॉल्स होता है और हमारे मैचिंग होते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये सब मिला के 25 मार्क्स का होता है। अगर आप 25 मार्क्स में से अगर आप 20 मार्क्स भी कवर कर लेते हो, बचा 5 मार्क्स छोड़ दो, 20 मार्क्स कवर कर लेते हो, 40 मार्क्स का आपने ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना था वो कर लिया, 60 मार्क्स आ गए। पेपर 50 मार्क्स का आता है, एग्रीगेट होना चाहिए 50, 60 आ गए, ठीक है। उसके बाद इस बार एग्जाम में आने वाले हैं हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज। ये 2 चैप्टर तो पक्का आने वाले हैं क्योंकि ये पिछली बार एग्जाम में नहीं आए थे, ठीक। पिछले बार एग्जाम में ये 2 चैप्टर नहीं आए थे। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर अब इस बार एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ 2 मार्क्स का 8 नंबर का एक क्वेश्चन वहाँ से फंस जाता है तो 60 नंबर पहले का, 8 नंबर ये 68 हो गए, ठीक है। अब क्या है, स्टडी नोट नंबर 2 में एक चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर से हो, चाहे वो कंसाइनमेंट से हो, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज से भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है 11th क्लास में भी, ठीक है, फाउंडेशन में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इजी है और इंस्टीट्यूट हमें फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हम उसको भी हम वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल क्या है, स्टडी नोट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। वहां से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा 8 नंबर में, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर दे, चाहे कंसाइनमेंट का दे, और चाहे वो ज्वाइंट वेंचर या इंश्योरेंस क्लेम में से दे। अब आप पूछेंगे इनमें से कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में मेन पॉइंट कहाँ पे हम लोग फंसते हैं, मेन पॉइंट में हम फंसते हैं कहाँ कंसाइनमेंट में, वो बताता हूँ मैं आपको। ये यूनिक सिंघानिया जी, हेलो जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं नवनीत बोल रहा हूँ, यूनिक सिंह जी। आपका नाम काफी अच्छा है, सिंघानिया, आपका नाम सिंघानिया, ओके। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टडी नोट नंबर 2 के बारे में, चैप्टर में कहाँ पे हम फंसते हैं एग्जाम में। अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करता हूँ, कंसाइनमेंट चैप्टर की, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है हमारा जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करते हैं, या फिर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मेनली हम यहाँ पे फंसते हैं।
जिनको आता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट में हम फंसेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालने में, एब नॉर्मल लॉस निकालने में, नॉर्मल लॉस इजियर निकल जाता है। ये जो मेन 2 पॉइंट बचते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो रेफर करूंगा या फिर मैं ही समझा दूंगा एग्जाम से पहले। कुछ एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और आप वहां से उसे कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कंसाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ। 2 पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे निकालते हैं और एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। ज्वाइंट वेंचर में क्या है, ज्वाइंट वेंचर एकदम इजी है, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया गया है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, फाइनेंशियल अकाउंट ग्रुप 1 पेपर नंबर 5, आपको वहां पे ज्वाइंट वेंचर की पूरी वीडियो मिल जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम के बारे में भी आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। इंश्योरेंस क्लेम में क्या है, मैंने भी इसकी वीडियो 3 लेक्चर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया है अभी तक, तो आप लॉस ऑफ स्टॉक तक कर लीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी सिंघानिया जी, इंश्योरेंस क्लेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऊपर के 2 चैप्टर छोड़ के बाकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम में हम बहुत ज्यादा ट्रिक होता है, ट्रिक बहुत है इंश्योरेंस क्लेम में, इसलिए हमको इस पे ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाना होता है कभी कभी। ओके, इन स्टडी नोट नंबर 2, हाउ मैनी मार्क्स वी कैन एक्सपेक्ट इन स्टडी नोट नंबर 2, इंश्योरेंस क्लेम या फिर ऑल होल अकाउंट्स, तेजस्वनी। इंश्योरेंस क्लेम इट इज इम्पोर्टेंट और मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे। लॉस ऑफ स्टॉक की पूरी वीडियो अपलोडेड है, लॉस ऑफ प्रॉफिट अभी तक अपलोड नहीं किया है। और अगर मैं स्टडी नोट नंबर 2 में से अगर कोई एक चैप्टर आता है तो यहाँ से 8 नंबर में क्वेश्चन बनने का पूरे चांसेस बनते हैं। 8 नंबर में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इसमें से, ठीक है। इन चारों चैप्टर में से 8 मार्क्स से बन सकता है क्योंकि इतने वेटेज नहीं रखते, लेकिन है इंपॉर्टेंट, वेटेज इतना मार्क्स नहीं रखता जहां तक कि ये स्टडी नोट नंबर 3, 4, 5। अच्छा, सिंघानिया जी बोल रहे हैं कितने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैं इनको, ओके, फॉर मी, मैं कितने मार्क्स तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हो तो आप जितने मार्क्स अपने खुद से एक्सपेक्ट करोगे उतने मार्क्स मेरे से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो तेजस्वी इंजीनियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैंने आपको बताया स्टडी नोट नंबर 2 में, या आई नो आई नो आई नो। तो स्टडी नोट नंबर 2 में एक अगर कोई चैप्टर आता है तो 8 नंबर का ही बनेगा, उससे ज्यादा नंबर का नहीं बनेगा, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 3 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल अकाउंट बनाना, तुम्हें इसमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। इसमें 3 अकाउंट बनाने होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है इसमें, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 4 में एनपीओ बनाना पड़ेगा, पूरा एनपीओ, ठीक है। वो चाहे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है ये बताना जरूरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जस्ट लाइक कैश अकाउंट। थैंक यू भाई, तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अब हमारा बचता है स्टडी नोट नंबर 5, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो 8 मार्क्स का बनता है।
Yes, I expect you will rock your exam 300 plus. Yeah, हाँ, इन ग्रुप वन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 से ज्यादा मार्क्स लेके आए। थैंक यू। और पार्टनरशिप में ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आता है? अनिमेश, हाय अनिमेश। पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से, क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से बन सकता है? पार्टनरशिप में बात कर रहा हूं मैं। पार्टनरशिप में दो जगह से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, दो जगह से। पहला, रिटायरमेंट, रिटायर्ड वाला क्वेश्चन हमको बहुत घुमा के पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, डीटी का कुछ बताए, कुछ रोजगार बताएं। अच्छा, डीटी का कुछ रोजगार बताएं, जरूर बता देंगे डीटी का रोजगार। रिटायरमेंट में दो तरीके से पूछ सकता है। ये तो रिटायर सॉरी 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 माफ कीजिए, पार्टनरशिप में वो दो जगह से पूछ सकता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। इसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, या मैं किसी की वीडियो रेफर कर दूंगा, या फिर मैं आपको खुद ही वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग की चार चीजें पढ़ ली है। अजय, प्लीज इन इंग्लिश ब्रो। ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड study note number 7, self balancing ledger. It is also important. जुगाड़ भाई, ओके जुगाड़ भाई। अच्छा, स्टडी नोट नंबर 7, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इट इज also important for us, okay. And study note number 9, higher purchase installment system. It is also important, but not a most important. It is a normal important, okay. Branch and departmental account, important. And computerized accounting system, it is not a whole important. I will give a notes free of cost, obviously free of cost, only two 1 minute. Sorry, I will give it notes for two concepts. For which concept? Pre-packaged accounting software. First is a pre-packaged accounting software. First is a pre-packaged accounting software. Okay, I think you see that pre-packaged accounting software. It is an important concept. Pre-packaged accounting software. And also if a examiner, ओके तो फर्स्ट में पहला बताया मैंने, प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट, इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड इज कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आई थिंक आई सी दैट ये कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। इफ अगर ये दोनों कंसेप्ट, ये और ये नहीं आते तो क्या आएगा? यहाँ पे दो आएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये चार चीजें ही आ सकती है चैप्टर में, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में से ये सिर्फ चार चीजें ही आ सकती हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्या आएगा? एग्जामिनर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्या क्या दे सकता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एग्जामिनर हमें लिखेगा, शॉर्ट नोट देगा, शॉर्ट नोट देगा हमको। ये तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग 1 में से, या फिर हमको वो निकलवाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ा है वही है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेम टू सेम डिट्टो, एक चीज का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी जो होगा मैं आपको एग्जाम से पहले ही मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं किया, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक रेफर कर दूंगा, वो अच्छा पढ़ाते हैं।
और उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनकी वीडियो देख लें, ठीक है। अभी अनिमेश का क्वेश्चन ये था कि डीटी के बारे में कुछ बताइए। तो डीटी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, डीटी की वीडियो मैंने वैसे अपलोड कर रखी है। आप बताइए डीटी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, अनिमेश। डीटी के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। अच्छा बोलिए, कैसे पास हुए। तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि कैसे पास हुआ जाए डीटी में। तो भाई पहले तो आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन होता क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे आप, ठीक है। अ- भाई इसमें पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर आप ये बोले कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो मैं कैसे बता दूंगा जब तक आपने कुछ उसमें से पढ़ा ही ना हो। जब तक आप उसमें से कुछ पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी जो इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, या फिर आप किसी टीचर का लेक्चर लेते हो तो उस जो उनकी बुक मिलेगी आपको, वो पूरी बुक आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। एटलीस्ट एक बार तो आप पूरी बुक को पढ़ोगे, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सब के सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन में ये है, जब तक आप एक बार पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ओके, तो मेरे ख्याल से अब मुझे लाइव को सेक्शन को एंड कर देना चाहिए, मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट का ही मांगा था। ओके, सो ना, अगर और कोई डिस्कशन करना है तो बता दो, मैं कर देता हूँ कोई और बात। फाइनेंशियल अकाउंट का क्वेश्चंस, फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चन किस टाइप के। अच्छा, कहाँ से प्रिपेयर करें। मैम अभी तो बताया कि सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसके बारे में तो बता दिया मैंने। हाँ, ओनली फ्रॉम फ्रॉम स्टडी मेट, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे स्टडी मेट से ही आते हैं और बाहर से कहीं नहीं आते। अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा है तो आप एक बार जाके दिसंबर 2019 का पेपर चेक करो, उसके बाद आप कहोगे कि पूरा पेपर स्टडी मेट से ही आता है। अगर आपका स्टडी मेट पूरा कंप्लीट हो गया है, अगर आपने एक बार या दो बार पूरी प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो आप फर्दर किसी और बुक पे रेफर कर सकते हो और अच्छी प्रैक्टिस के लिए। जैसे जैसे कि आप एमटीपी कर सकते हो, आरटीपी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हो। ऐसे कुछ, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर और भी काम हो जाएगा। स्कैनर क्या होगा, स्कैनर से क्या होता है कि जो भी एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब एक में होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है अपूर्वा जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यस, थैंक यू। ओके, तो फिर हम फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।